हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, कैसे सोशलिज्म यूरोप में आया। तो यूरोप एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, लेकिन सोशलिज्म के आने के बाद सिचुएशन रिवर्स हो गई, चेंज हो गई। सोशलिस्ट ने रशियन कंट्री पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया अक्टूबर 1917 को, और मोनार्की फरवरी 1970 को ही खत्म हो चुके थे। जो इवेंट फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक जो भी इवेंट घटे रशिया में, वे सारे के सारे अक्टूबर रिवॉल्यूशंस में गिने जाते हैं। तो हाउ डिड दिस केम अबाउट? What were the social and political condition in Russia when this revolution took place? इस सारे आंसर का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। The Russian Empire in 1914। 1914 में ज़ार निकोलस सेकंड रशिया के एम्पायर थे, राजा थे। इनकी टेरिटरी मॉस्को के साथ साथ रशियन एम्पायर में जो आज करंट डे में फिनलैंड है, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और कुछ पार्ट है जो पोलैंड के, वे सारे ज़ार निकोलस सेकंड रशियन एम्पायर के अंदर आते थे। यूक्रेन, बेलारूस, इनकी बाउंड्री पैसिफिक ओशन तक फैली हुई थी। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अर्मेनिया, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इन जो मेजॉरिटी रिलीजन थे रशिया के, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे। ये क्रिश्चियनिटी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की एक शाखा थी। यहाँ के एम्पायर में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहा करते थे। ओके, तो ये साम्राज्य है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि रशियन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। इसके साथ सेकंड टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ओके, तो शुरुआत में 20th सेंचुरी में जो वास्ट मेजॉरिटी थी रशियन पीपल्स की, वो एग्रीकल्चर्स किया करते थे। अप्रॉक्स 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी, वो अपनी ज़िंदगी एग्रीकल्चर के साथ बिताया करती थी। जो बड़ा प्रोपोर्शंस था यूरोपियन कंट्रीज़ का, उससे भी बढ़कर रशियन लोगों में एग्रीकल्चर किया जाता था। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, जैसे फ्रांस और जर्मनी है, वहाँ पे 40% और 50% लोग एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। लेकिन रशिया में हमने जैसे देखा कि 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर काम किया करती थी, जो कल्टीवेटर्स थे, प्रोड्यूसर थे। इसके अलावा मार्केट में भी वे एक मेजर रोल प्ले करते थे। जो वर्ल्ड मार्केट था उसमें ये एक मेजर रोल प्ले करते थे। वे बहुत ही बड़े तादाद में ग्रेन के मेजर एक्सपोर्टर्स थे रशियन लोग, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे पाई जाती है, इंडस्ट्रीज जो थी, वो खासकर सेंट पीटर्सबर्ग जो मैक्सिको में है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ पे जो क्राफ्टमैन थे, वे प्रोडक्शन का काम किया करते थे। थोड़ी बहुत फैक्ट्री भी थी जो कि क्राफ्टमैन ही चलाया करते थे, मतलब क्राफ्टमैन लोग वहाँ पे काम किया करते थे। 1890s में जैसे जैसे रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड हुआ, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा। कोल प्रोडक्शन डबल हो गए, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शंस जो है वो भी बढ़ने लगा। 90s तक आते आते 90s 00 तक आते आते
जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और क्राफ्टमैन थे वे अब इक्वल नंबर्स में हो चुके थे। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जितने भी इंडस्ट्रीज थे वे प्राइवेट ओनर थे। गवर्नमेंट जो थी वे लार्ज फैक्ट्री में इंश्योर करती थी कि उन्हें एक मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर काम करने के लिए हो, वो रशियन गवर्नमेंट चाहती थी। यानी कि रशियन गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज किया करती थी कि कम से कम मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर उनको काम के लिए एक सेट हो सके। पर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो ही इस रूल को तोड़ा करते थे। वे वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें क्राफ्ट यूनिट जो थी और स्मॉल वर्कर्स थे उनकी वर्किंग आवर्स तो 15-15 घंटे तक थे एज़ कम्पेयर टू 10 to 12 आवर ऑफ फैक्ट्रीज। तो क्राफ्टमैन के और वर्कर जो थे फैक्ट्री में काम करने उनकी में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। क्राफ्टमैन 15 घंटे काम करते थे और फैक्ट्री वर्कर्स भी 10 से 12 घंटे काम किया करते थे। उनको कुछ सुविधाएं मिलती थी जैसे कि डॉर्मेंट्रीज और रूम की। ये फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की बात हो रही है कि उन्हें सुविधाएं मिलती थी। ओके, अब जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, उनका एक स्ट्रॉन्ग लिंक बना हुआ था। जो विलेजेस के जो लोग थे उनका और शहर में रहने वाले लोग वे अलग अलग तरीके से बटे हुए थे, वो भी एज़ कम्पेयर टू उनके वर्क और स्किल के अकॉर्डिंग। एक मेटल वर्कर था सेंट पीटर्सबर्ग का, उसने कहा था कि जो मेटल वर्कर कंसिडर themselves a aristocrat amongst other worker, their occupation demand more training and skill। तो जो मेटल वर्कर जो अपने आप को बड़ा क्या बोलते हैं आर्टिस्ट मानते हैं, वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, उन्हें उतना ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपने स्किल को निखारने के लिए, वो उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं है। अब हम वीमेंस की बात कर लेते हैं कि वीमेंस जो है वो 31% उस समय फैक्ट्रीज़ में एज अ लेबर काम करती थी 1914 तक, पर उन्हें पैसा बहुत कम मिलता था। कई जगहों में उनको आधी सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू मैन, या कि 3rd क्वार्टर 2/3 हिस्सा उनको सैलरी दी जाती थी। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्कर जो है वो ड्रेस और मैनर्स में भी जो देखा जाता था कि वर्कर को उनको सैलरी के अकॉर्डिंग, काम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग और ड्रेस और मैनर्स के अकॉर्डिंग भी बटे हुए थे। वर्कर्स लोगों ने अपनी कुछ एसोसिएशन भी बनाई ताकि वर्कर ने अपनी एसोसिएशन बनाई ताकि जो अनएम्प्लॉय होते थे या किसी फाइनेंशियल हार्डशिप में कोई वर्कर फंस जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते थे, उसमें वे एसोसिएशन मदद करते थे। ये जो डिवीज़न था वर्कर का कई बार स्ट्राइक का भी रूप ले लेता था। अगर किसी एम्प्लॉयर को बिना सही कारण के उसे अपनी नौकरी से निकाला गया है तो वे स्ट्राइक भी कर दिया करते। ऐसी कंडीशन 1896 और 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा मेटल इंडस्ट्रीज़ में भी 1902 में ऐसी स्थिति स्ट्राइक की आई थी, जिसमें कुछ वर्करों को ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके कारण सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया था। कंट्री साइड में जो पीशेंट्स थे वे ज़्यादातर ज़मीन में काम किया करते थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी नहीं। ज़मीनें नोबल्स, क्राउन्स और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी को समेटे हुए थे, रखे हुए थे। वर्कर और पीशेंट जो है वे डिवाइड थे, ठीक है। तो दे वेयर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वे बहुत रिलीजियस थे, पर फ्यू केसेस अगर हम देखें तो वे नोबेलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स जो अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते थे, अपनी सर्विस जो सिर्फ ज़ार के लिए लॉयल्टी दिखाते थे, वे इतने लोकली पॉपुलर नहीं थे रशिया में। जैसे कि हमने फ्रांस में देखा है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में जो पीशेंट्स थे वे नोबल्स की
इज्जत किया करते थे, उनसे लड़ते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल केस उल्टा है। रशिया के जो पीशेंट थे वे तो लैंड जो नोबल्स थे वे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कई बार वे उन्हें रेंट देने के लिए मना कर देते थे। वे उनको रेंट नहीं देते थे, मतलब जो पीशेंट्स थे वो नोबल्स को रेंट नहीं देते। कई बार जो लैंडलॉर्ड है उनका खून भी, लड़ाई झगड़ा होता था तो खून तक इन पीशेंट्स ने कर दिया। 1902 में एक लार्ज स्केल ऑफ साउथ एशिया में ऐसी घटनाएं बढ़ गई थी, ठीक है, जो कि 1905 के इंसिडेंट में पूरे रशिया में कई जगहों पर ऐसी घटना देखने को मिली भी। रशियन जो पीशेंट थे यूरोपियन पीशेंट्स से बिल्कुल ही अलग थे, ठीक है। यहाँ पे जो रशियन पीशेंट थे वो पीरियडिकली, मतलब साल दर साल एक पर्टिकुलर समय पे वे सारी ज़मीनों को इकट्ठा करते थे, जिसमें जो क्यूमेन मतलब मीर जो था वो जो पीशेंट्स है उनकी फैमिली की ज़रूरत या इंडिविजुअल फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से लैंड को दोबारा बांटता था। तो ये एक नया सिस्टम था जो सिर्फ रशिया में होता था। सोशलिज्म इन रशिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी रशिया में 1914 के पहले इलीगल थी। रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो है 1898 में सोशलिस्ट जो लोग थे जो कि मार्क्स के आइडिया पे वर्क किया करते थे, वे गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण इलीगली ऑपरेट हो रहे थे या ऑपरेट होने पे मजबूर हो गए थे रशिया में। वे न्यूज़पेपर के ज़रिए वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे और स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते थे। रशियन सोशलिस्ट ने जो पीशेंट के जो कस्टम था जिससे वे लैंड को समय दर समय डिवाइड किया करते थे, वे एक सोशलिस्ट नेचर को दर्शाता था और उन्हें लगा कि जो पीशेंट्स वर्कर है वे ही उनके रिवॉल्यूशन को मेन ताकत देंगे, क्योंकि उनके अंदर ये समाजवाद की, सोशलिस्ट की भावना ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। रशियन जो है वे कंट्री में समाजवाद उन पीशेंट के माध्यम से ला सकते हैं। सोशलिस्ट लोगों ने कंट्री साइड में धीरे धीरे करके लेट 19th सेंचुरी तक पहुँचते अपनी सोशलिस्ट भावनाओं को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनर पार्टी बनाई 1900 में। यह पार्टी ने पीशेंट्स के हक के लिए कुछ रिवॉल्यूशंस किए, ओके। तो इन्होंने ट्रांसफ़र जो पीशेंट्स हैं इन लोगों ने अपने हक की लड़ाई करी। जो डेमोक्रेटिक एग्रीमेंट हुआ इन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी और पीशेंट्स के बीच में। लेनिन जो ये सोचते थे कि यूनियन जो है वो एक ग्रुप है, क्योंकि पीशेंट जो है वो सोशलिस्ट भावना नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ जो पीशेंट्स है पुअर है, कुछ रिच है, कुछ लेबर्स है तो कुछ कैपिटलिस्ट है, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयड है तो कुछ अनएम्प्लॉयड है। ये डिफरेंस उनको एक समाजवादी भावना, सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए एक नहीं कर पाएगा, यह लेनिन का मानना था। तो पार्टी जो थी वो डिवाइड हुई इस स्ट्रेटजी के तहत। व्लादिमीर लेनिन जिन्हें बोल्शेविकी ग्रुप्स से बिलोंग करते थे, जो बोल्शेविकी ग्रुप से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस सोशलिस्ट में ज़ारिस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड ओबे द कंट्रोल नंबर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मेंबर। तो उन्होंने एक नया रिस्पेक्टिव एक प्रोपोजिशन लेकर आया जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के जरिए क्वालिटी ऑफ मेंबर को मेंटेन करना चाहिए ताकि ज़ारिस्ट रशिया पार्टी क्रिएट हो सके और समाजवाद रशिया में आ सके। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।